हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। कुछ दिक्कत की वजह से 2-4 दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो आज हम एक बार फिर फिजिक्स लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। अब इसमें एक टॉपिक हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसमें कुछ बच गया था, तो उसके लिए 2-4 अगर यहाँ यूट्यूब से कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वहां पर 4-5 लाइनें गैप करके, तो आज ये नया टॉपिक वो 4-5 लाइन रहने देंगे, उसको हम ऑफलाइन पर आकर पढ़ाएंगे। उससे जस्ट आगे हम नई टॉपिक लेकर चलते हैं। तो देखिए आज कौन सी टॉपिक है। आज है टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, या कहा जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो हेडिंग से ही पता लग जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, और इस बल का नाम क्या है? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल को अंग्रेजी में LORETZ फोर्स। तो ये देखें क्या होता है लॉरेंज बल। तो यहाँ पर समझ सकते हैं सभी लोग भाई, इसीलिए हमने हेडिंग को बहुत लंबा कर दिया है, हेडिंग को। हाँ, तो देखिए इसमें कहने का मतलब एक बात तो खुद ही समझ गए, हेडिंग से ही समझ गए होंगे भाई। हेडिंग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो कुछ न जाने तो अगर ये कहा जाए कि लॉरेंज बल क्या होता है, तो हेडिंग से ही पता लगता है कि भाई कोई पूछे लॉरेंज बल क्या है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है, घूमता है, टहलता है, तो उस आवेश पर जो बल आरोपित होता है उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। हेडिंग से ही पता लग गया। तो वही हम लॉरेंज बल वही परिभाषा में दिखाएंगे कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश पर एक बल आरोपित होता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहां पर देखें, जब कोई आवेश, भाई तेज लिखेंगे हल्का, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, जिसे, जो बल आरोपित होता है उसी का नाम है जो हेडिंग, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब इसमें सबसे अहम बात है कि लॉरेंज बल तो जान गए भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई आवेश गति करेगा तो उस पर एक बल आरोपित होगा, उससे हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है? लॉरेंज बल जो आरोपित होता है उसकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है। वो लॉरेंज बल जिससे आवेश गति कर रहा है, तो वो लॉरेंज बल किस दिशा में आरोपित होगा, ये जानना सबसे अहम है। एक फिगर हमने बना दिया है, इसमें देखेंगे। एक बात पहले याद कीजिए
कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, ये याद दिलाते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता था ए बी साइन थीटा। चूंकि ये ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा ये अदिश राशि अभी शो कर रहा है, लेकिन ये पता है कि ये जो दो वेक्टरों का क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये जो हमें मिलेगा ये भी एक सदिश राशि होगी और उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों वेक्टरों के क्या होगी, लंबवत होगी। इसीलिए यहां पर आमतौर पर यूनिट वेक्टर एन लगा दिया जाता है, टाइप एन लगा दिया जाता है, जो हमें यह बताता है कि इसका ये जो आउटपुट मिला है इसका डायरेक्शन इन दोनों के डायरेक्शन के दोनों के तल के क्या है, लंबवत है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर चित्र में देखेंगे, ठीक इसी प्रकार मान लीजिए ये देखो यक्स अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, देखो एक्स अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और ये आवेश का वेग बी देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने अंश के कोण पर है, थीटा अंश के कोण पर है। तो कहने का मतलब जो यहां पर वेक्टर ए का काम करता था वो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी का काम कर रहा है और जो वेक्टर बी का काम करता था वो आवेश के वेग का काम कर रहा है, मतलब आवेश किस दिशा में जा रहा है उसका वेग क्या है उसके स्थान पर है। तो और ठीक उसी प्रकार ये देखो इन दोनों मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये आवेश के चलने की दिशा दोनों के लंबवत जो डायरेक्शन होगा, दोनों के जो लंबवत डायरेक्शन होगा वही इस लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए इन दोनों तलों के दोनों दिशाओं के लंबवत ये जेड अक्ष को दर्शाया गया है, इस पर बल F आरोपित किया गया है। तो इसका मतलब बल F जो है ये दोनों तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, बल F की दिशा। तो दिशा सबसे मेन है, हम यही कहेंगे लॉरेंज बल कहते हैं ये सबसे मेन है। लॉरेंज बल की दिशा, लॉरेंज बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, भाई चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, लॉरेंज बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा आवेश के गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा आवेश के गति की दिशा दोनों के लंबवत होता है, दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसका मतलब लंबवत जब दो वेक्टरों का, दो सदिश राशियों का क्रॉस निकाला जाए तो जो आउटपुट मिलता है वो एक सदिश राशि होती है और वो आउटपुट उन दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होता है। तो हम वही बात इसमें कहेंगे, हम यही कहेंगे कि चित्र में वेक्टर बी की दिशा एक्स अक्ष से तथा आवेश Q के वेग, आवेश Q के वेग B, चित्र में वेक्टर B की दिशा x अक्ष से तथा आवेश Q के वेग B को चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा, देखो B से थीटा कोण पर दर्शाया गया है। अतः लॉरेंज बल होगा क्या, देखें यहां इत्मीनान से, लॉरेंज बल F इक्वल, देखो ये भी एक सदिश राशि है तो वेक्टर के रूप में अगर लिखा जाए तो वेक्टर F इक्वल ये क्या होगा, दो वेक्टरों का क्रॉस होगा क्योंकि ये खुद उन दोनों के लंबवत होता है। तो ये इक्वल आवेश Q तो चल रहा है
और आवेश q, ये जो गति है ये इनके वेग, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और वेक्टर बी उसका वेग के क्रॉस के बराबर होगा। तो ये बात को समझ गए होंगे भाई। क्या हुआ? वही हुआ कि ये जो लॉरेंज बल है इन दोनों के लंबवत होता है, और जैसे ही इन दोनों के लंबवत होगा तुरंत इन दोनों के क्रॉस के ही वो बराबर होगा, इसीलिए हम इसको यूज किए हैं। तो दिस इंप्लाई दैट अगर इसको वेक्टर को हटाकर बात करें तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q, और देखेंगे वेक्टर या ये देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा होता है, तो ये भी बी बी क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। वही चीज। अब इसको यूनिट वेक्टर एन नहीं लगाते हैं, जानना है कि ये जो आया है ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, तो F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें तो यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब विशेष परिस्थितियां अगर बात किया जाए तो देखेंगे फर्स्ट नंबर देखेंगे, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में गति करता हो तब लॉरेंज बल क्या होगा? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता हो तब, भाई थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के चलने की दिशा के बीच का कोण, और दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा। और समझते हैं कि यहां पर साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो F बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं, यही कहेंगे कि यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल 0 होता है, अर्थात उस पर कोई बल आरोपित नहीं होता है। अब सेकंड नंबर उसके दिशा में न जाकर उसके लंबवत दिशा में गति करे, तो यही कहेंगे सेकंड नंबर क्या हो गया? यदि आवेश लंबवत गति करता हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री जो ही रखेंगे, साइन का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो इसलिए साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो लॉरेंज बल क्या हो जाएगा? F इक्वल क्यू बी बी, और ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो देखिए अब अगला टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले इसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ये जान गए कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करेगा तो उस पर जो बल आरोपित होगा उस बल का मान कहाँ 0 होगा, कहाँ अधिकतम होगा, उसकी दिशा क्या होगी। अब हम जानना चाहते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ कैसा होता है, रास्ता कैसा होता है। वो सीधी रेखा में हमेशा गति करता है कि ऐसे चक्कर काटता है कि वक्राकार चलता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि अगली हेडिंग है कि गतिमान एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। अब ये देखेंगे भाई, 3 कंडीशन हम लोग पता करेंगे।
तीन कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में गति करता हो, अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति, तो एक हो गया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हो, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र से तिरछा गति करता हो। तीन ही कंडीशन है, तो तीनों देखना होगा। ये आया भी है 2023 या 24 में। तो यही जब आवेश हेडिंग, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है या गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो देखेंगे गति करता है तो क्या होगा, लॉरेंज बल क्या कहता है, F इक्वल QVB साइन थीटा, और जब समांतर गति करता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो समांतर के लिए थीटा इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा। तो F इक्वल समझते हैं साइन 0 का मान 0, तो F बराबर 0 होगा। अर्थात एक बात समझिए कि इसका मतलब अगर गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में गति कर रहा है तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं होता है। और याद कीजिए 11th क्लास में न्यूटन का फर्स्ट लॉ या 9th क्लास में न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे स्थिति परिवर्तन करने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो इसका मतलब जब बाह्य बल शून्य है तो वो आवेश जिस दिशा में गति कर रहा होगा उसी दिशा में अनवरत गति करता चला जाएगा। इसका मतलब उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होगा तो वो सीधी रेखा में ही गति करेगा। तो इसका मतलब अतः इस स्थिति में क्या होगा, गतिमान आवेश का पथ ऋजु रेखीय स्ट्रेट लाइन मोशन, ऋजु रेखीय या सरल रेखा, इसे कहते हैं सरल रेखा। तो गतिमान आवेश का पथ ऋजु रेखीय होगा। तो ये परीक्षा में पूछता है कि भाई अगर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ बताइए, जब वो समांतर गति करता हो, जब लंबवत गति करता हो, जब तिरछा गति करता हो। तो ये बात समझ गए होंगे। अब वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा तो अब यहीं पर हम विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।